हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। ठीक है ना। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ये दो पर्टिकुलर घटनाएं हैं जो गैमेट्स बनने के समय होती हैं। ठीक है ना। जिसमें क्रॉसिंग ओवर में तो अपन ये देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होता है, और लिंकेज के अंदर क्या होगा कि जीन्स क्रॉसिंग ओवर के अंदर भाग नहीं लेंगे, वो एक साथ बने रहेंगे। यानी कि क्रोमोजोम के ऊपर जो उनका अरेंजमेंट है वैसा का वैसा ही अरेंजमेंट किस में जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इवेंट है जो जेनेटिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाली जो प्रोजेनी है उसमें वेरिएशन तो क्यों आते हैं और कुछ करेक्टर सिमिलर टू द पेरेंट्स वैसे के वैसे क्यों आ जाते हैं। यानी कि जैसा कॉम्बिनेशन उन करेक्टर्स का 2 या 3 या 4 करेक्टर्स का पेरेंट में होता है वैसा का वैसा ही किस में आता है, बच्चे में आता है। जैसे एक पेरेंट की आंखें तीखी हैं और कान जो है वो बड़े हैं, तो जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके अंदर सेम वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन बाकी के करेक्टर्स में ये देखने की नाक जो है वो मेल पेरेंट की बजाय कैसा हो गया, फीमेल पेरेंट की तरह हो गया। ठीक है ना। तो वो कारण क्या हुआ, वो तो एक्सचेंज। ठीक है। और 7 करेक्टर जो एक साथ आए हैं या वैसे के वैसे बने हुए हैं, जैसे पेरेंट्स में उनका कॉम्बिनेशन है वैसा का वैसा प्रोजेनी में है, तो फिर वो क्या है, लिंकेज। ठीक है। तो ये टॉपिक जो जो अपन डिस्कस करते जाएंगे ये हमें समझ में आता जाएगा, या अपन ये कह सकते हैं कि ये दो घटनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना। जीन्स के साथ रहने की जो नेचर है, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसको तो अपन लिंकेज कहते हैं। और जीन्स का एक दूसरे का साथ छोड़ना और क्रॉसिंग ओवर में भाग लेना है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में एक्सचेंज होना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का लॉ था। तो लिंकेज अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपन ने ये कहा था, जब मेंडल का थर्ड लॉ अपन ने पढ़ा था तो उसमें अपन ने कहा था कि इसका जो एक्सेप्शन है वो क्या है, लिंकेज है। ठीक है। तो लिंकेज आप नोट भी करते जाएं साथ ही। कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स, कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स सिंपली क्या कहलाती है, लिंकेज कहलाती है। या दूसरे शब्दों में अपन इसको डिफाइन करें तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ 2 जीन्स। कैसे हैं ये, नॉन एलिलिक जीन, 2 नॉन एलिलिक जीन्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। 2 जीन्स टू बी रिमेन टूगेदर, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स। ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं अपन यहां पे। देखिए, ये मेल पेरेंट है मान लेते हैं और ये फीमेल पेरेंट। ठीक है। मेल पेरेंट के अंदर ये जो क्रोमोजोम है ये उसको, इस मेल को कहां से मिला, इसके फादर से, और ये कहां से मिला है, इसकी मदर से। ऐसे इस फीमेल को भी एक क्रोमोजोम का सेट कहां से मिलता है, उसके फादर से, और एक किससे मिला है, मदर से। ठीक है। अब यहां पे बेटा देखिए ये जीन है ABC, हेटेरोजाइगस अवस्था ले रहा हूं मैं, AB, इसको अपन रेसेसिव ले लेते हैं कंप्लीटली, ABC। ठीक है। अब यहां से देखिए गैमेट बनेगा, यहां से भी गैमेट बनेगा। तो गैमेट बनते समय क्या होगा, आपको याद होगा, सेल के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो कौन सी अवस्था आएगी, टेट्रावेलेंट अवस्था, याद होगा आपको। और इस टेट्रावेलेंट अवस्था में क्या होगा कि जीन्स का एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर होगी।
तो ये तो वो जीन है जो क्रॉसिंग ओवर में भाग ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ए और बी जो है उसमें ये बी और ये स्मॉल बी आपस में क्या नहीं हो रहे हैं, एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, या ए और स्मॉल ए आपस में एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। तो गैमेट बनेगा तो स्थिति क्या होगी, गैमेट बनेगा तो बेटा ये गैमेट तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल सी। और जो दूसरा गैमेट बनेगा उसमें क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी यहां पे चला गया। तो आपने गैमेट बनते समय क्या देखा कि जीन सी जो है वो तो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट कर रहा, लेकिन ए और बी गैमेट्स में क्या आए हैं, साथ आए हैं। तो प्रोजेनी में भी ये साथ ही जाएंगे या नहीं जाएंगे। इधर से मान लो गैमेट बना क्या है, ए बी सी फीमेल की साइड से, अब ये इनका फ्यूजन होगा तो प्रोजेनी के अंदर ये ए और बी कैपिटल अवस्था में साथ आए या नहीं आए। ऐसे ही बेटा जब इससे संतान उत्पन्न होने के समय गैमेट बनेंगे तब भी ये ए और बी साथ बने रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो घटना होगी इन जीन्स की साथ बने रहने की पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, उसको अपन क्या कहेंगे, लिंकेज। और ऐसे जीन जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन्स। व्हाट वी कॉल देम, लिंक्ड जीन्स। बी और सी लिंक्ड नहीं है, क्यों, बी का साथ छोड़ रहा है कौन, सी, क्रॉसिंग ओवर में भाग ले रहा है, लेकिन ए और बी आपस में क्या है, लिंक्ड है। तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों, जनरेशन टू जनरेशन क्या बने रहेंगे, साथ बने रहेंगे। तो इनके द्वारा जो कंट्रोल्ड करेक्टर है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, इनके द्वारा जो दो, एक करेक्टर कंट्रोल कर रहा है, बी दूसरा कर रहा है, जैसे बड़ी आंख बड़े कान, तो जनरेशन के अंदर ये दोनों करेक्टर वैसे ही होंगे जैसे पेरेंट के अंदर है। ऐसा नहीं होगा कि आंख बड़ी हो जाएगी और कान छोटा हो जाएगा, ये दो करेक्टर सेम बने रहेंगे। कारण ये दोनों जीन साथ साथ क्या हो रही हैं, इनहेरिट हो रही हैं, किसके अंदर, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना। तो ये विजुअलाइजेशन करवाया मैंने आपको। अब देखिए टेक्निकली अपन और आगे बढ़ते हैं इसमें, लिंकेज में नोट करते जाएं आप, ठीक है ना, साथ में। ऐसे जीन्स जो लिंक्ड होते हैं वो किसके ऊपर उपस्थित होंगे, अभी अपन ने देखा सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है ना। तो जीन्स आपस में क्या होंगे, अकर ऑन सेम क्रोमोसोम एंड कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, लिंक्ड जीन्स। एंड इनके द्वारा जो करेक्टर इनहेरिट किया जा रहा है, इनहेरिटेड करेक्टर विल बी कॉल्ड लिंक्ड करेक्टर। एंड करेक्टर्स कंट्रोल्ड एंड इनहेरिटेड बाय दीज क्या कहलाएंगे, कॉल्ड लिंक्ड करेक्टर्स, लिंक्ड करेक्टर्स। तो लिंक्ड जीन्स के द्वारा जो करेक्टर इनहेरिट किए जा रहे हैं उन करेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, लिंक्ड करेक्टर्स। लिंक्ड जीन्स कौन से हो गए, जीन्स जो जनरेशन टू जनरेशन साथ बने रहते हैं, और ये साथ बने रहने की जो टेंडेंसी है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिंकेज। जीन्स की साथ बने रहने की प्रवृत्ति जनरेशन टू जनरेशन, या उन जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड करेक्टर्स की साथ साथ इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन क्या कहलाती है, लिंकेज। किसी भी तरीके से आप इसको डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए लिंकेज का आइडिया कहां से आना शुरू हुआ। तो आगे अपन एक थ्योरी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उसके बारे में मैं बता देता हूं कि लिंकेज के लिए जरूरी है यहां पे उसका नाम आना। देखिए सटन और बोवेरी जो थे उन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, ठीक है ना, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और उस समय ये क्लियर हुआ था कि क्रोमोजोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स जो हैं उनके थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और उन्होंने बताया कि क्रोमोजोम्स में और जीन्स की जो बिहेवियर है उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। कैसे, एक कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो जब गैमेट बनेंगे तो क्रोमोजोम्स की संख्या भी हाफ होगी, जैसे जीन्स की संख्या क्या होती है, हाफ होती है।
भाई ये 2 क्रोमोजोम्स हैं तो एक गैमेट में ही क्या आएगा ना, तो यहाँ पे कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, तो जीन भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है? इज दिस क्लियर और नॉट? इस क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स कुछ ऐसे हैं जो साथ बने रहेंगे। जैसे क्रोमोजोम्स के पार्ट आपस में एक्सचेंज होते हैं वैसे जीन भी एक्सचेंज हो रहा नहीं हो रहा है? भाई क्रोमोजोम का पार्ट है ही क्या, वो जीन ही तो है। तो क्रोमोजोम्स आर टेकिंग पार्ट इन द एक्सचेंज, मीन्स जीन्स आर टेकिंग द पार्ट इन एक्सचेंज। तो इनकी दोनों के नेचर में और बिहेवियर में क्या है, सिमिलरिटी है। ऐसी बातें इसमें बताई थी जिनको फर्दर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां से लिंकेज के ऊपर काम होना शुरू हुआ था, या अपने कह सकते हैं कि ये बेस है सटन एंड बोवेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी, किसका, लिंकेज का। ठीक है, लेकिन सबसे पहले लिंकेज जैसी घटना, उससे मिलती जुलती घटना के बारे में, या उसी घटना के बारे में अपन ये कहें सही मायने में, बेटसन एंड पुनेट ने एक वर्ड यूज किया था और एक हाइपोथेसिस दी थी जिसका नाम था कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी या कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। तो आप ये लिखेंगे कि जो लिंकेज की जैसी घटना है या इवेंट है उसको फर्स्ट सीन बाय द बेटसन एंड पुनेट, फर्स्ट सीन बाय बेटसन एंड पुनेट इन स्वीट पी, मीठी मटर जो है उसके अंदर, बॉटेनिकल नेम है इसका लेथाइरस ओडोरेटस, उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, आइडेंटिफाई किया था। ठीक है ना, किसने, बेटसन एंड पुनेट, ये नाम ध्यान में रखें। फिर उसके बाद में लिंकेज के ऊपर वर्क करते हुए, लिंकेज स्पेशली सेक्स लिंकेज आगे अपन डिस्कस करेंगे। सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर जीन का या करेक्टर का सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर पाया जाना, और वो करेक्टर सेक्स करेक्टर नहीं है, वो कैसा सोमेटिक करेक्टर है, तो उस करेक्टर की इनहेरिटेंस सेक्स क्रोमोजोम के थ्रू होगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है ना, चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, समझे अर्थ। आपके अंदर 22 सेट्स ऑटोसोम्स के हैं और फिर उसके बाद में कौन से हैं, सेक्स क्रोमोजोम है। इन क्रोमोजोम्स के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो आपके सोमेटिक करेक्टर्स, आंख, नाक, बाल, हाथ की लंबाई, हाथ, पैर, ये जो करेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और सेक्स क्रोमोजोम पे पाए जाने वाले जीन जो है वो कौन से करेक्टर कंट्रोल करते हैं, जो सेक्स रिलेटेड है, मेल और फीमेल एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं, गोनाड्स से रिलेटेड हैं, गैमेट्स के बनने से रिलेटेड हैं। उनके जीन किसके ऊपर पाए जाते हैं, सेक्सुअल करेक्टर के जीन किसके ऊपर, सेक्स क्रोमोजोम पे। लेकिन अगर किसी सोमेटिक करेक्टर का जीन किसके ऊपर पाया जाए, सेक्स क्रोमोजोम पे, तो वो करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोसोम्स के द्वारा जाएगा या सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा, सेक्स क्रोमोजोम के द्वारा। तो इनहेरिटेंस ऑफ ए सोमेटिक करेक्टर थ्रू द सेक्स क्रोमोजोम, और व्हेन वी से कैन से कि व्हेन ए इनहेरिटेंस ऑफ सोमेटिक करेक्टर इज लिंक्ड विद द सेक्स क्रोमोजोम, जब किसी कायिक लक्षण सोमेटिक करेक्टर की इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किससे लिंक्ड हो, सेक्स क्रोमोजोम से, तो फिर वो करेक्टर कहलाता है सेक्स लिंक्ड करेक्टर, और वो पर्टिकुलर लिंकेज जो होती है वो कहलाती है सेक्स लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज और सेक्स लिंकेज, इसके ऊपर फुल प्रूफ वर्क अगर किसी ने किया तो वो किसने किया, टीएच मॉर्गन ने। ही डिस्कवर्ड द सेक्स लिंकेज इन केस ऑफ ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर। तो सेक्स लिंकेज यानी कि स्पेशली आप लिंकेज ही समझे, ठीक है ना, करेक्टर्स के साथ साथ एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन। सेक्स लिंकेज डिस्कवर्ड बाय टीएच मॉर्गन इन फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के अंदर ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, उनके अंदर उन्होंने इसको किया था। और उन्होंने सबसे पहले कौन सा, ये जो टर्म है लिंकेज, यूज किया था। और फिर उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को बोलते हैं लिंकेज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है ना,
और इसके आने के बाद में अपन लिंकेज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए, जो अब अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला काम तो किया था किसने, बेटसन एंड पुनेट ने, और फिर उसके बाद में उस काम को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया किसने, टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, पहले जो इन्होंने किया था बेटसन एंड पुनेट ने, वो अपन डिस्कस करते हैं। इन 1906 बेटसन एंड पुनेट ने लेथायरस ओडोरेटस के ऊपर यानी कि स्वीट पी के ऊपर काम किया था, और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। उन्होंने क्या किया था, स्वीट पी की दो पर्टिकुलर वेराइटीज के बीच में क्रॉस करवाया था। बेटसन एंड पुनेट का क्रॉस ले रहा हूं मैं, बेटसन एंड पुनेट। ठीक है, उन्होंने जो पहला फर्स्ट क्रॉस करवाया था वो क्या था, लेथायरस ओडोरेटस की उन्होंने दो वैरायटी ली बेटा, एक वो जिसमें ब्लू फ्लावर थे एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, और उसका उन्होंने क्रॉस करवाया किससे बेटा, व्हाइट फ्लावर एंड राउंड पोलन ग्रेन। ठीक है, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल एल कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल एल स्मॉल एल। यहां पे बेटा क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल, और यहां पे क्या बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल। कौन सी जनरेशन मिली अपने को, F1 क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। कैसी है, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग, डोमिनेंट है ना, देखिए लॉन्ग पोलन ग्रेन। ठीक है, अब इसका उन्होंने क्या करवाया बेटा, टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है F1 का रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो आपको याद होगा टेस्ट क्रॉस जब अपन करवा रहे थे, मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस करवाए थे अपन ने डाई हाइब्रिड, तो अपने पास क्या रेशियो आया था, याद है ना, 1:1:1:1। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही कितने आए थे, 1:1:1:1। ठीक है ना, यहां पे जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उनको जो फिनोटाइप मिला यहाँ पे वो 1:1:1:1 नहीं मिला। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना आपको। उनको जो मिला वो क्या मिला, 7:1:1:7। जबकि वहां पे क्या था, 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिल रहे थे, प्रत्येक कॉम्बिनेशन कितने परसेंट मिल रहा था, 25%। ठीक है ना, यानी कि मेंडेलियन क्रॉस होता तो यहाँ पे क्या होता, 25% कैसे होते ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन, 25% कैसे होते व्हाइट फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन, 25% कैसे होते ब्लू फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन, और 25% कैसे होते व्हाइट फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, आउट ऑफ 16 14 जो थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले, यानी कि 7 तो कैसे बेटा, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन, और 7 कैसे, व्हाइट फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन। एक और ये एक, दो ये रिकॉम्बिनेंट्स मिले। जबकि मेंडेलियन वाले के अंदर अगर अपन देखें तो वहां पे हर की परसेंटेज कितनी थी, 25%। तो यहां पे ये कैसा था, ब्लू फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन, और यहां पे ये कैसा था, व्हाइट फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन। तो ये जो डेविएशन प्राप्त हुआ उनको कि इस प्रकार से ये टेस्ट क्रॉस के अंदर, किसके अंदर, जब लेथायरस ओडोरेटस के अंदर इन दो कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम जो टाइप मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं, पेरेंटल। तो इसके पीछे उन्होंने क्या रीजन बताया, उसके पीछे रीजन ये बताया कि अगर ये मेंडेलियन क्रॉस होता तो यहां पे कितने प्रकार के गैमेट बनते, 4 प्रकार के गैमेट। कौन कौन से बताओ, कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, और स्मॉल बी स्मॉल एल। जिसके लिए 4 प्रकार के गैमेट बनते, और चारों प्रकार के गैमेट्स की संख्या क्या बनती, बराबर। पेरेंटल टाइप 50% और 50% कैसे, नए टाइप के गैमेट। ठीक है ना, लेकिन यहां पे जब ये गैमेट बने तो मैक्सिमम कौन से टाइप बने बेटा, पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब क्या है, पेरेंटल गैमेट एक तो कौन सा है, कैपिटल बीएल, और दूसरा कौन सा, स्मॉल बीएल। तो यहां से भी जब गैमेट बने तो मैक्सिमम कैसे बने, पेरेंटल। अर्थात बी जीन के साथ लगभग गैमेट्स में कौन आया, कैपिटल एल, और स्मॉल बी के साथ कौन आया, स्मॉल एल।
बहुत कम ऐसे गैमेट बने जिनमें कैपिटल बी के साथ क्या आया, स्मॉल एल, और स्मॉल बी के साथ क्या आया, कैपिटल एल। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनते समय ये बी एल इस पेरेंट से आया है, इसमें ये क्रोमोजोम से क्या आया, ये बी एल आया, और इधर से स्मॉल बी स्मॉल एल आया, तब जाकर के ये क्या बना, कैपिटल बी एल, और ये स्मॉल बी एल, ये बना ये। अब इससे क्या बने, गैमेट। तो एक पेरेंट से तो इसके पास क्या है, कैपिटल बी एल, और दूसरे से क्या है, स्मॉल बी स्मॉल एल। अब इससे जब गैमेट बने बेटा, तो ये एक्सचेंज कम से कम हुआ गैमेट बनते समय। तो अधिकांश गैमेट कैसे बने फिर, सेम पेरेंटल टाइप के, और बहुत कम एक्सचेंज हुआ, इसलिए क्या, बहुत कम गैमेट कैसे बने, कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल। ठीक है, तो ये कम बने तो इनके आपस में फ्यूज होने के चांस भी क्या हैं भाई, 40 गैमेट या 45 गैमेट ये बनते हैं, 45 ये बनते हैं, 5 ये बनते हैं, 5 ये बनते हैं, तो आपस में फ्यूजन के चांसेस कौन से के ज्यादा रहेंगे, इस प्रकार के गैमेट्स के रहेंगे या नहीं रहेंगे, यस और नोट, क्योंकि ये ज्यादा उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में प्लांट भी वो ज्यादा बनेंगे जो आपस में फ्यूज होने के चांसेस जिनके क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये 3 कॉम्बिनेशन वाले ज्यादा बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल वाले, और इधर स्मॉल बी स्मॉल एल वाले, या फिर कैपिटल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल वाले, इनके चांसेस ज्यादा होंगे। वो प्लांट जिनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये होगा, कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल, इस प्रकार के प्लांट्स बनने के चांस क्या रहेंगे, कम रहेंगे, कारण इनके गैमेट ही कम बने हैं। इस प्रकार के जो इस प्रकार के प्लांट पैदा कर सके वो गैमेट ही क्या बने हैं, कम बने हैं। अधिकांश गैमेट कैसे बने हैं, इस प्रकार के। और ये क्यों बने हैं, क्योंकि इन दोनों जीन्स की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ साथ क्या है, बने रहने की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। और यही जो टेंडेंसी है साथ बने रहने की जनरेशन टू जनरेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिंकेज। उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज किया कपलिंग। किसने, बेट्सन एंड पुनेट ने। क्या कहा उन्होंने, जो अपना रिजल्ट दिया वो क्या था, नोट करना उसको। अकॉर्डिंग टू देम, जब उसके रिजल्ट इन्होंने देखे तो उन्होंने कहा कि टेंडेंसी ऑफ टू डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स अकरिंग ऑन सेम क्रोमोजोम, 2 जीन्स, चाहे वो डोमिनेंट हैं चाहे वो कौन से हैं, रेसेसिव हैं, टू रिमेन टूगेदर ड्यूरिंग द formation of gametes according to their parental pattern called coupling। क्या कहलाता है, कपलिंग। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, कपलिंग। अगर 2 डोमिनेंट जीन और 2 रेसेसिव जीन एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, 2 डोमिनेंट जो है वो इस पेरेंट से आ रहे हैं और दोनों रेसेसिव इससे आ रहे हैं, तो फिर आगे भी ये दोनों जब गैमेट बनेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बने रहेंगे, साथ बने रहेंगे। ठीक है ना। जब आगे गैमेट बनेंगे, इसमें तो ये कहां से आए हैं, इस प्रोजेनी में कहां से आए हैं, दोनों डोमिनेंट इस पेरेंट से आए हैं, दोनों रेसेसिव इस पेरेंट से आए हैं। ठीक है। अब यहां पे चांस था जब गैमेट बनते तो क्रॉसिंग ओवर होता बहुत अच्छा, लेकिन यहां पे नहीं हुआ। आगे भी गैमेट बने तब भी ये दोनों जीन क्या बने रहे, साथ ही बने रहे, जैसे पेरेंट्स से आए थे वैसे ही बने रहे। तो इस घटना को उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों कपल बना करके रहते हैं, इसलिए इसको उन्होंने क्या नाम दिया, कपलिंग। ठीक है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्रॉस और किया, अगला क्रॉस जो था उनका सेकेंड क्रॉस। इस बार उन्होंने क्या किया, 2 ऐसी वेराइटी ली जिसमें वो एक कैरेक्टर के लिए प्योर डोमिनेंट थी और एक कैरेक्टर के लिए प्योर
रेसेसिव थी। यानी कि एक लिया उन्होंने कैपिटल बी स्मॉल एल, तो पहले करेक्टर के लिए प्योर डोमिनेंट, दूसरे के लिए प्योर रेसेसिव, यानी कि ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन ग्रेन, उसका क्रॉस करवाया उन्होंने किसके साथ, वाइट फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, स्मॉल बी कैपिटल एल। यहां पे क्या गैमेट बना कैपिटल बी और स्मॉल एल, और यहां पे क्या गैमेट बना स्मॉल बी और कैपिटल एल। F1 क्या बना, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। कैसा है ये, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन, यानी कि वैसा ही है जैसा पहले वाले क्रॉस में मिला था, लेकिन इस बार पेरेंट्स का जीनोटाइप डिफरेंट लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए किसका करवाया उन्होंने ट्रेस्ट क्रॉस, स्मॉल बी स्मॉल एल। किसका, F1 का। रेसेसिव पेरेंट के साथ कोई क्रॉस होता तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। अब देखिए यहां पे इस बार जो उनको रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 1:7:1, यानी कि ऑर्डर चेंज था। ये 1 और ये 1, ये तो रिकॉम्बिनेंट्स मिले, और ये 7 और ये 7 कैसे थे, पेरेंटल टाइप के। पेरेंटल टाइप एक तो कौन सा है, ब्लू फ्लावर एंड राउंड पोलन ग्रेन, और ये कौन सा है, व्हाइट फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन। यानी जैसा पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन था वैसे के वैसे आए। और ये एक कैसा था, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन यानी कि रिकॉम्बिनेंट, और ये व्हाइट फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन, यहां के लिए रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा अभी। तो फिर से जो प्रोजेनी मिली वो कैसी मिली, अधिकांश कैसी मिली, पेरेंट्स जैसी। क्यों मिली, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर जो जीन जिस व्यवस्था में थे वैसे के वैसे ही अरेंजमेंट में किस में आए हैं, प्रोजेनी में आए, ठीक है ना। और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन का चलते रहना, या पेरेंट्स में जीन्स जिस व्यवस्था में उसी व्यवस्था में उनका साथ बने रहना ही तो क्या है बेटा, लिंकेज है। क्लियर है। यहां पे क्या है हुआ, देखिए ये जो प्रोजेनी पैदा हुई थी इसके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसी है, सेल में ऐसी है बेटा, कैपिटल बी और स्मॉल एल तो इस पेरेंट से मिला, तो इस पेरेंट से जो क्रोमोजोम आया उसके ऊपर तो कैपिटल बी और स्मॉल एल है, इस पेरेंट से जो क्रोमोजोम आया उसके ऊपर क्या है, स्मॉल बी कैपिटल एल। अब इससे जब गैमेट बने तब क्या हुआ, ये दोनों जीन एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, ये कह रही हैं कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, एक्सचेंज होने की जरूरत नहीं है, धक्के मार रही हैं। क्यों, बेट्सन और पुनेट ने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर दोनों डोमिनेंट, ध्यान से सुनना, पहले वाली बात भी रिपीट कर रहा हूं और यहां वाली बात, कि अगर दोनों डोमिनेंट और दोनों रेसेसिव एक ही पेरेंट से आते तो वो दोनों एक आपस में क्या शो करते, कपलिंग। लेकिन अगर एक पेरेंट से आने वाले जो क्रोमोजोम है उनके ऊपर जो जीन है उनकी स्थिति क्या है, 1 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, 1 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, तो फिर ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे, यानी कि उन क्रोमोजोम्स के बीच में क्या नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा जीन्स का। तो वापस स्थिति कैसी नहीं आएगी, कैपिटल बी के साथ क्या नहीं आ पाएगा, कैपिटल एल, और स्मॉल बी के साथ क्या नहीं जा पाएगा, स्मॉल एल। यानी कि अधिकांश जो गैमेट बनेंगे फिर से उनके अंदर क्या स्थिति होगी, कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल। अधिकांश गैमेट ऐसे बनेंगे, और अधिकांश गैमेट ऐसे बनेंगे तो फिर चांस है क्या, मैक्सिमम जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी बनेगी, इन पेरेंट्स जैसी बनेगी, क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन टूट नहीं रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि ये जीन जो है वो किस में भाग नहीं ले रही हैं, क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं ले रही हैं, ये एक दूसरे की क्या बनी रहना चाह रही हैं, साथ। कब, when the two genes in different form coming from the same parent, ये एक पेरेंट से आए हैं ना और ये एक पेरेंट से आए हैं, तो when the two genes in different form coming from the same parent then they will show the repulsion का मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज के लिए पास नहीं आएंगी, रिपल्सन शो करेंगी। तो नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे ना, केवल गैमेट वैसे ही बन पाएंगे, ये दो टाइप ही। तो इसको उन्होंने क्या कहा, रिपल्सन। तो कंप्लीट थ्योरी क्या होगी, कपलिंग एंड रिपल्सन। कपलिंग का मतलब तो क्या हो गया, व्हेन द जीन्स, टू जीन्स आर इन द सेम फॉर्म, either dominant or recessive, coming from the same parent, then
they will show the coupling with each other, okay, and they will not leave the togetherness, वो अपना साथ नहीं छोड़ेंगी at the time of gamete formation or the meiosis। दूसरे में उन्होंने उसको तो उन्होंने क्या कह दिया, कपलिंग। दूसरी थ्योरी उन्होंने क्या दी कि when the two genes in different form coming from the same parent, then at the time of meiosis they will show the repulsion, that's mean they will not take part in the exchange again। तो ये दोनों स्थितियां जब होंगे तो एक बात हो रही है क्या, रिपल्सन भी तो किसको प्रमोट कर रहा है, इन दोनों जीनों को साथ रहने को कर रहा है ना, और कपलिंग भी क्या कर रही है, इन दोनों जीनों के साथ रहने को प्रमोट कर रही है। और साथ रहने की जो प्रक्रिया है वो उसको आप क्या कह रहे हो, लिंकेज कह रहे हो। क्लियर है बेटा, ठीक है। और यही बात फिर किसने कही, तो रिपल्सन को अपन कैसे, आप नोट डाउन कर लेना कि रिपल्सन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, जो मैंने बोला व्हेन टू डोमिनेंट, आप नोट डाउन कर लेना, इसको यहां लिख देता हूं मैं, व्हेन टू डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, और नहीं सॉरी, टू में एक तो कैसा है डोमिनेंट और एक कैसा है रेसेसिव, जीन कम फ्रॉम सेम पेरेंट, ठीक है ना, एक डोमिनेंट और एक कैसा रेसेसिव। तो व्हेन टू डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन कम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, जीन कम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, okay, then these genes have tendency to remain separate, then these genes have tendency to remain separate, ठीक है, during the inheritance। बात समझ गए कि when two dominant and recessive genes come from two different parents, यानी कि एक पेरेंट से दोनों डोमिनेंट नहीं आ रहे हैं, एक पेरेंट से दोनों रेसेसिव नहीं आ रहे हैं। डोमिनेंट और रेसेसिव जो इस प्रोजेनी में आए हैं वो किससे आए हैं, दो डिफरेंट पेरेंट से आए हैं। कैसे, एक पेरेंट से एक डोमिनेंट एक रेसेसिव और दूसरे पेरेंट से एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। तो अगर ये दो डिफरेंट पेरेंट से आ रहे हैं किसी बच्चे के पास, ठीक है ना, पहले वाले में क्या था, एक पेरेंट से आइदर क्या आ रहा था, डोमिनेंट दोनों, और एक से क्या आ रहे थे, दोनों रेसेसिव। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों पेरेंट से डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि डोमिनेंट भी आ रहा है और एक रेसेसिव भी आ रहा है। तो फिर ये आपस में एक दूसरे से क्या बने रहेंगे, सेपरेट बने रहेंगे, यानी कि एक्सचेंज में भाग नहीं लेंगे गेमेट्स के बनते समय। तो इसको उन्होंने क्या कह दिया, रिपल्सन, ठीक है। तो आगे अब मॉर्गन ने क्या कहा कि बेट्सन एंड पुनेट ने जो ये वर्ड यूज किए हैं, कौन से, कपलिंग एंड रिपल्सन, ये दोनों मूलतः है क्या, कपलिंग भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बढ़ावा दे रही है लिंकेज को, और रिपल्सन भी किसको बढ़ावा दे रहा है, लिंकेज को। तो मॉर्गन ने कहा, टी.एच. मॉर्गन स्टेटेड दैट कपलिंग एंड रिपल्सन आर two different aspects of linkage। That's mean इन दोनों चीजों को अपन किसके अंडर ले सकते हैं, लिंकेज के अंडर ले सकते हैं, जिसमें क्या चीज समझाई जाती है, जीन्स के साथ रहने की प्रवृत्ति, ठीक है। और इन्हीं क्रॉसेज को आधार बना करके फिर ड्रोसोफिला के ऊपर काम करते हुए उन्होंने कौन सी थ्योरी दे दी, थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। और इस क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज में उन्होंने क्या बताया, एक एक करके नोट डाउन कर लेना। पहली चीज जो इन चीजों से इन्होंने ड्रोसोफिला पे काम करने के बाद में दिया था, और उन्होंने कहा था कि बेट्सन एंड पुनेट का भी काम वही था। उन्होंने एक वर्ड यूज नहीं किया लिंकेज,
उन्होंने लिंकेज को दो तरीके से समझाने की कोशिश की है जीन के साथ रहने की प्रवृत्ति को, एक कपलिंग वर्ड के तहत, घटना के तहत, और दूसरी रिपल्सन। लेकिन दोनों ही घटनाएं प्रमोट किसको कर रही हैं? दो जीन्स के साथ बने रहने की प्रवृत्ति को। ठीक है, तो फिर इन्होंने जो थ्योरी दी उसमें इन्होंने क्या पॉइंट दिए? पहला पॉइंट इन्होंने दिया कि जीन अकर इन क्रोमोजोम, यानी कि जीन जो है वो क्रोमोजोम्स का पार्ट है। और वो कैसे हैं? जीन लाई इन लीनियर ऑर्डर इन क्रोमोजोम। इंपॉर्टेंट है ये, अपन लीनियर ऑर्डर में दिखाते हैं ना जीन्स को, ए बी सी, यूं लीनियर ऑर्डर के अंदर क्या है? क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या है? जीन उपस्थित है। ठीक है ना, आप ये मत समझ लेना क्रोमोजोम के ऊपर चिपके हुए, क्रोमोजोम का ही पार्ट है, एक सीक्वेंस है वो। कौन? जीन। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि लीनियर फैशन के अंदर जीन्स पाए जाते हैं किसके ऊपर? क्रोमोजोम्स के ऊपर। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने क्या कही कि जीन्स विच शो लिंकेज, इंपॉर्टेंट है, विच शो लिंकेज स्टे टूगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। ठीक है ना, इनहेरिटेंस के समय ये जीन, जैसे ये पेरेंट है, इससे गैमिट बनेंगे, तो इसकी ओर से जो गैमिट बनेंगे वो यही बनेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये जो बच्चा जो बनेगा उसके अंदर अगर ये जा रहे हैं तो साथ साथ ही जाएंगे, जैसे किस में थे? पेरेंट्स के अंदर जिस कॉम्बिनेशन में थे उसी कॉम्बिनेशन में जाएंगे। ये गैमिट जा रहा है बच्चा बनने में या ये जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन वही जा रहा है जैसा पहले था, तो ये दोनों साथ ही बने रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कैपिटल ए के साथ पहले क्या आएगा? स्मॉल बी आएगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगी। नो, विदाउट क्रॉसिंग ओवर ये डायरेक्ट जा रहे हैं, एक्सचेंज नहीं हो रहे, नए कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो बात उन्होंने कही, जो अभी अपन बात कर चुके हैं, इसी को लिखना है। दे विल स्टे इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। एक्सेप्शन है ओकेजनल, कभी कभी क्या हो सकती है? क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। जो भी अपन ने देखा था ना, टोटल 8 नहीं बने थे, टोटल 16 में से पेरेंटल कॉम्बिनेशन दोनों प्रकार के, एक एक ऐसे भी थे, लेकिन उनके बनने के कारण क्या था कि थोड़ी बहुत उन जीन्स के बीच में क्या हुई है? आपस में एक्सचेंज हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि ये लिंकेज की जो प्रोसेस है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जीनों के साथ बने रहने की जो नेचर है, उसकी जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पांचवा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, उन जीन्स के बीच की दूरी। देखिए, अगर इस क्रोमोजोम के ऊपर इस ए और बी के जीन के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो इनके क्रॉस ओवर होने के चांस ज्यादा होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल, यानी कि इनके एक्सचेंज होने के चांस क्या होंगे? क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। लेकिन अगर इनके बीच की दूरी कम होगी तो काइज़मा नहीं बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा ये है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इनके बीच में क्रॉस बनने के चांस कम रहेंगे। तो जीन्स के बीच में जितनी दूरी कम होगी, उन जीन्स के साथ बने रहने की नेचर ज्यादा होगी, वो लिंक्ड जीन्स होंगी या लिंकेज शो करेंगी, और दूरी ज्यादा होगी तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। यानी कि अपन ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज एंटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लिंकेज कम होता जाएगा, डिस्टेंस कम होती जाएगी, लिंकेज बढ़ता जाएगा। उल्टा कह दें, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता जाएगा, डिस्टेंस कम होती जाएगी, क्रॉसिंग ओवर कम होता जाएगा। क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या ज्यादा हो रही है? लिंकेज। ये थ्योरी थी उनकी, किसकी? दैट वाज गिवन बाय द
मॉर्गन, TH मॉर्गन। ठीक है, अब आपको देखिए ये टॉपिक क्लियर करने के लिए मैं 2 स्थितियां दे रहा हूं और उन 2 स्थितियों से आप समझ जाएंगे, यानी कि दोनों स्थितियों का मतलब क्या, लिंक्ड और नॉन लिंक्ड। ठीक है ना, ये 2 स्थितियां दूंगा और मैं उससे गैमेट बनाऊंगा और कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो उससे आप समझ जाएंगे कि जब लिंकेज होगी तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं और जब लिंकेज नहीं हो तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं, कौन कौन, A और B। ठीक है, और वो लिंक्ड अवस्था में किसी प्रोजेनी में आई है। इस प्रोजेनी में लिंक्ड अवस्था में आने का मतलब क्या है, एक पेरेंट से क्या मिले हैं इसको दोनों डोमिनेंट, और एक पेरेंट से इसको दोनों क्या मिले हैं, रेसेसिव। ठीक है, दूसरी अवस्था है नॉन लिंक्ड। इसका भी कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है, यहां पे उसको कंडीशन को अपन क्या मान रहे हैं, नॉन लिंक्ड, यानी कि A और B जीन के बीच में कोई लिंकेज नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि A के साथ ही B आए सदैव, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस पेरेंट, इस बच्चे को A के साथ क्या मिला है, स्मॉल b, और कैपिटल स्मॉल a के साथ क्या मिला हो, कैपिटल B। इज दिस क्लियर। और ये भी हो सकता है कि इसको A के साथ क्या मिला हो, कैपिटल B, और स्मॉल a के साथ क्या मिला हो, स्मॉल b। कारण A के साथ कैपिटल B होगा ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जीन्स क्या नहीं है, लिंक्ड नहीं है। यहाँ पे A के साथ कैपिटल B आएगा, कारण इन दोनों के बीच में क्या है, लिंकेज है, और स्मॉल a के साथ क्या आएगा, स्मॉल b। ठीक है, तो ये लिंक्ड अवस्था है और ये नॉन लिंक्ड। इस लिंक्ड अवस्था में अब इससे जब गैमेट बनेंगे तो 2 ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल AB क्योंकि लिंक्ड है, और दूसरा बनेगा स्मॉल a स्मॉल b। लेकिन यहाँ पे चूंकि लिंकेज नहीं है तो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। यानी कि पहली चीज तो जो क्लियर करनी है अपने को कि नॉन लिंक्ड अवस्था में एक डाई हाइब्रिड से जब गैमेट बनेंगे तो वो कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के। लेकिन अगर लिंक्ड कंडीशन होगी तो केवल 2 ही प्रकार के बनेंगे, वो भी कौन से, पेरेंटल टाइप, जैसे पेरेंट्स से आए थे वैसे के वैसे। ठीक है, अब मान लो कि इस प्लांट का क्रॉस अपन ने इसके साथ करवाया, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b, और इसका भी क्रॉस अपन ने किसके साथ करवाया, स्मॉल a स्मॉल b के साथ। तो दोनों ही स्थितियों, चाहे इधर वाला क्रॉस करवा लें चाहे ये करवा लें, गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल a स्मॉल b। तो इधर एक तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, और दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b। यानी कि 2 प्रकार के जीनोटाइप, 50% ये और 50% ये, और 2 ही प्रकार के फिनोटाइप अपने को मिलेंगे। इज दिस क्लियर। इधर अगर अपन देखें, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन और चौथा कॉम्बिनेशन, क्या, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, दूसरा कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b, तीसरा स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, और चौथा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b। यानी कि ये आपको न्यू पैटर्न्स मिल रहे हैं। किसकी स्थिति में, जब जीन्स क्या हैं, नॉन लिंक्ड हैं। क्योंकि नॉन लिंक्ड होंगे तो क्या हो रहा है, गैमेट बनते समय इससे, अब इसकी सेल दिखा रहा हूं, वो सेल जो गैमेट बना रही है यानी गैमेट मदर सेल, उसके अंदर क्या स्थिति है, कैपिटल A कैपिटल B या कैपिटल A स्मॉल b, जो भी लेना चाहो, और स्मॉल a स्मॉल b। गैमेट बन रहे हैं तब उस समय क्या होगा, DNA डुप्लीकेट हुआ, कैपिटल A कैपिटल B, और दूसरा भी डुप्लीकेट हुआ, कैपिटल A स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b। फिर आपको बताया था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है। अब याद तो रखना पड़ेगा, ये एक्सचेंज हुआ तो ये कैपिटल B की जगह पे कौन आ गया, स्मॉल b की जगह पे कौन चला गया, कैपिटल B। अब ये सेंट्रो, यहाँ से डिवीजन होगा तो एक गैमेट तो क्या बन गया, कैपिटल A कैपिटल B, दूसरा क्या बन गया बेटा, कैपिटल A स्मॉल b, तीसरा यहाँ वाला कैपिटल B इधर चला गया था ना,
तो क्या बन गया, स्मॉल ए कैपिटल बी और चौथा स्मॉल ए स्मॉल बी। ये 4 बनाए हैं ना मैंने। लिंकेज होगी तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जीन आपस में एक्सचेंज में भाग नहीं लेंगे, तो गैमेट क्या बनेंगे, इधर देख लीजिए। ये डुप्लीकेशन हुआ, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आपस में क्या नहीं हो रहे हैं, एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। ये डिवाइड हुआ तो क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा भी क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल बी, तीसरा क्या बना, स्मॉल ए स्मॉल बी, चौथा क्या बना, स्मॉल ए स्मॉल बी। यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे, यानी कि 2 ही प्रकार के बने, यही बनाए अपन ने। इतनी चीज आप ध्यान में रख लीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। थैंक यू।